नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसे कि आज है 16 जून 2023। तो SSC-MTS का थर्ड शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है हमारा सीरीज ये, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे चैनल को जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका उत्तर था वो था नर्मदा नदी बहती है दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला प्राचीन काल की क्षैतिज रूप में बेडोल अवसादी चट्टानों से बनी है। उबड़ खाबड़ है। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्व में बारनेर और कैमूर पहाड़ियों के रूप में जारी रखा गया है। विंध्य पर्वत श्रृंखला गंगा यमुना प्रणाली की मुख्य दक्षिण सहायक नदियों को जन्म देती है, जिनमें चंबल, बेतवा, केन और टोंस नदियाँ शामिल हैं। विंध्य रेंज में नर्मदा घाटी के ऊपर से एक दृश्य दिखाई देता है जो एक ढलान के रूप में उठता है। एक पठार के किनारे पर एक लंबा ढलान या अलग अलग ऊंचाई पर भूमि की चित्रों को अलग करता है। बात करें तो नर्मदा सोन द्रोणिका के उत्तरी किनारे से निकलकर जिस दरार से नर्मदा बहती है वह उस कुंड के चोटी, यह एक संकीर्ण अवसाद है। और सतपुड़ा की बात करें तो यह 7 पर्वतों की एक श्रृंखला है जिससे सतपुड़ा श्रृंखला कहते हैं। सतपुड़ा श्रृंखला में महादेव हिल्स पर पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची चोटी है, अमरकंटक जो कि 1127 मीटर एक चोटी है, महत्वपूर्ण इसके शिखर हैं सतपुड़ा के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बद्री नारायण को हिंदी साहित्य पुरस्कार दिया गया है। इनके बारे में बात करें तो हिंदी भाषा में कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तोमड़ी के शब्द, ये इसकी इनकी कविता थी, के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनकी कविता है वो फेमस है। तो इससे ये पूछा गया तो अगले शब्द में पूछ सकते हैं कि तोमड़ी के शब्द कविता किनकी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से प्रसिद्ध संतूर वादक कौन है? तो ऑप्शन में था शिव कुमार शर्मा। बात करें इनकी तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। यह है कि ट्रेपोजोइड के आकार का अंकित डलसी मर्म यंत्र होता है। संतूर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। बात करें तो उस्ताद बिंदा खान है वो एक सारंगी वादक हैं, और सज्जान हुसैन एक संगीतकार है, और निखिल बनर्जी एक सितार वादक हैं। ये इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कौन किससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये कन्फ्यूजन है कि पंचायती राज के कौन से भाग में पूछा था, ये कौन से अनुच्छेद में पूछा था, तो आप बता दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन था। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे ही हैं, लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर नहीं आया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था व नगर पालिका संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो भाग 9 में उल्लिखित है। पंचायती राज व्यवस्था में संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान में भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज के संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 ओ के पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नागालैंड की राजधानी क्या है? तो आप जानते होंगे नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा है। नागालैंड है वो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है, जबकि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से लगती है। तो ये इनका उस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीमा से जुड़े काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़िएगा नागालैंड के बारे में। जैसे पहले पश्चिम बंगाल का पूछा था, उससे सिक्किम का पूछ लिया गया था, तो नागालैंड का पूछ सकते हैं। असम का पूछा गया था उससे पहले। अगला प्रश्न पूछा गया था, हृदय से संबंधित जांच होती है उसे क्या कहते हैं? तो उस जांच को कहते हैं ईसीजी। ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस टेस्ट में दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें बॉडी की स्किन पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। यह इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रिक सिग्नल की जांच करने की कोशिश करते हैं जो दिल पर हर सेकंड पर देता है। एमआरआई को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। ये एमआरआई की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, कौन रोग पूछा था, तो हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्यतः निमोनिया, तपेदिक, प्लेग, हैजा, ये से रोग होते हैं। जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है, जीवाणु और गोटी के नियमों को झटा सीडी प्ले करने को कहा। तो गोनेरिया, टिटनेस, निमोनिया, कोड, क्षय रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, हैजा, ये जीवाणु से होने वाले मुख्यतः रोग हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सल्तनत काल में कौन सा कर लगाया जाता था, यानी टैक्स कौन सा लगाया जाता था? तो ऑप्शन में था जकात कर। तो सल्तनत काल के मुख्यतः कर थे वो थे खराज कर था, वो था मुस्लिमों पर लागू भूमि कर, जो उत्पाद का 1/10% भाग था। जकात कर की बात करें तो यह एक धार्मिक कर था जो 2.5% या 1/40 भाग था। अगला था जजिया कर, ये गैर मुस्लिम कर जो ब्राह्मणों से लिया जाता था, यह 10%, 20%, 30% तक लिया जाता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राम पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 16 रजत पदक जीते थे। रजत के पदक के बारे में पूछा था, तो 16 रजत पदक जीते थे। वैसे ओवरऑल भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में 61 पदक जीते थे, जिनमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत, 23 कांस्य पदक शामिल थे। संकेत सरघर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम भारोत्तोलक स्पर्धा में रजत पदक जीता था। इन्होंने खाता खोला था कॉमनवेल्थ गेम में पदक का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 फ्रेंच ओपन टेनिस किसने जीता था? तो इसका ये कन्फ्यूजन है कि फ्रेंच ओपन पूछा था कि पेरिस ओपन पूछा था, तो दोनों ही बात कर लेते हैं। इसके आगे बात करेंगे पेरिस ओपन की। तो जो फ्रेंच ओपन है वो 2022 का, वो राफेल नडाल ने जीता था। और ये नडाल ने 2022 में 36 साल 2 दिन की उम्र में फ्रेंच ओपन जीता था। जोकोविच का यह साल लगातार दूसरा टाइटल था। राफेल नडाल की बात हो रही है, सॉरी, राफेल नडाल का ये दूसरा टाइटल था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1927 में महाड़ सत्याग्रह का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, और यह महाराष्ट्र में किया गया था। बात करें महाड़ सत्याग्रह की, तो यह महाड़ सत्याग्रह है, इसका अन्य नाम था वो चौदार तालाब सत्याग्रह व महाड़ का मुक्ति संग्राम, इसके अन्य नाम थे। भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल से सीमा नहीं लगाता है? तो असम ऐसा ऑप्शन में था, असम ऑप्शन में था, तो ये उसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा है वो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्व की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त प्रथम ने इसको की थी। ये क्वेश्चन कम से कम एसएससी एमटीएस में इसी साल 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो और बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की घटनाओं के बारे में, तो बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दी थी। उसका पूरा नाम इख्तियारदीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बिहार का वह मुगल शासक था। तो 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को पूरे को ही आग से जला दिया था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है भारत है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो क्लासिक अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं। इसे पूछा गया था एक शब्द में। तो जिन श्रमिकों को कम घंटे काम करना पड़ता है और अवकाश अधिक मिलता है, उन श्रमिकों को वास्तविक मजदूरी अधिक घंटों तक काम करने वाले उचित छुट्टियों न मिलने वालों की अपेक्षा अधिक होती है। यदि दोनों श्रमिकों के समान मौद्रिक मजदूरी मिलती है, तब काम के दिशाओं में भिन्नता होने के कारण वास्तविक मजदूरी में भी भिन्नता हो जाती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है। इसके वर्तमान मंत्री है वो भूपेंद्र यादव हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। बात करें तो हाल ही में जैव विविधता संशोधन 2021 में जांच वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने विधेयक पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जेपीसी ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो कि MOEFCC द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार किया था। तो इसका मंत्रालय वो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो स्नेहक कहते हैं। बात करें तो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, सोलंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इस नृत्य है वो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। तो सोलंग नृत्य से आगे पूछ सकते हैं, सोलंग नृत्य किस जनजाति के द्वारा बनाते हैं? तो आदि जनजाति है उसका ये प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। बात करें इनके बारे में तो मैडम भिकाजी है रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। मैडम को जननी कहते हैं, ये तो बात कर ली हमने। अगला क्वेश्चन था, प्राचीन भारत में कमक आर का संबंध किससे है? तो ये कमक आर है वो भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से संबंधित ये शब्द था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है हम्पी कर्नाटक में यह स्थित है। बात करें तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्थल है। अगला क्वेश्चन बात करें तो कौन शास्त्रीय नर्तकी है जो मिस इंडिया रही हैं एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं? तो उनका नाम है इंद्राणी रहमान। बात करें इनके बारे में तो इंद्राणी रहमान जिनका जन्म हुआ था 1930 में और 5 फरवरी 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी न्यूयॉर्क में। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिसमें उन्होंने पश्चिम में अपनी लोकप्रियता बनाई और बाद में 1976 में न्यूयॉर्क में बस गई थी। तो 1999 में इनकी न्यूयॉर्क में मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 का विनर कौन है? तो होल्गर रूने वो जो कि डेनमार्क के थे, उन्होंने पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 खिताब जीता था। बात करें डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर उन्होंने पेरिस मास्टर्स में फाइनल में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हरा दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों में से कंफ्यूज है कि पेरिस मास्टर पुरुष एकल का पूछा था कि एक और क्वेश्चन था और राफेल नडाल देता था फ्रेंच ओपन, उस दोनों में से था। तो आप जो दोनों है वो दोनों देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में स्टील फैक्ट्री कहाँ पर है? तो कहाँ पर स्थित है? तो यह जमशेदपुर राउरकेला में स्थित है। तो भारत में पहला इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में भारत में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जमशेदपुर में कहाँ स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। जमशेदपुर है वो झारखंड का एक औद्योगिक शहर है। जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। जमशेदजी टाटा ने इस शहर की स्थापना की। इस शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। पहले इस्पात संयंत्र के साथ साथ शहर का निर्माण आधिकारिक तौर पर 1908 में शुरू हुआ था। जमशेदपुर में टाटा स्टील सबसे बड़ा उद्योग है। जमशेदजी नसवरनाथजी टाटा को लोकप्रिय रूप से भारतीय उद्योग का पिता कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को भारत में पहला लोहा और इस्पात उद्योग माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, यानी रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारा सेगमेंट का वीडियो। अगर वीडियो आपका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको इस वीडियो का
इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पे।